हिमशिखर कॉरपोरेशन के सीईओ ऑफिस में शालिनी गुप्ता का चेहरा बर्फ सा ठंडा था। उसकी सांसें तेज थी, जो साफ बता रही थी कि वो बहुत गुस्से में थी। शालिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे पता चला था कि उसका पति अभय सिन्हा पिछली रात फिर घर नहीं आया। ये बात उसे आग बबूला कर रही थी। ये पहली बार नहीं था कि अभय रात को घर नहीं लौटा। पिछली बार उसने कहा था कि वो अपने दोस्त मेघा के यहां रुका था। सच तो यह है कि जब कोई औरत किसी मर्द से नाराज होती है तो इसका मतलब है कि उसे उसकी फिक्र है। अगर फिक्र न हो तो गुस्सा भी नहीं आएगा। सीईओ, आपने मुझे बुलाया? प्रिया शर्मा ने शालिनी को गुस्से में देखकर हैरानी से पूछा। प्रिया को लग रहा था कि सीईओ आज कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। जब से वो ऑफिस आई थी, हर कर्मचारी को पता था कि वो गुस्से में है। प्रिया, अभय को बोलो कि वो तुरंत मेरे ऑफिस में आए, शालिनी ने ठंडे लहजे में कहा। जी सीईओ। प्रिया ने सिर हिलाया और चली गई। उसे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। सीईओ अभय को क्यों बुला रही है? इनका क्या रिश्ता है? क्या वो अभय की वजह से गुस्सा है? उसी वक्त अभय हिमशिखर कॉरपोरेशन पहुंचा। वो सीधे ऑफिस नहीं गया। पहले उसने सड़क किनारे एक ठेले से कुछ मिनी पकौड़े और एक ग्लास लस्सी लिया। ऑफिस की ओर चलते चलते उसने नाश्ता खत्म किया। जब वो सेल्स डिपार्टमेंट में अपनी डेस्क पर पहुंचा, तब तक उसका नाश्ता हो चुका था। अभय, जरा बाहर आओ। अभय जैसे ही डेस्क पर बैठा, प्रिया ने उसे बुलाया। प्रिया दी, क्या बात है? उसने पूछा। सबके सामने वो प्रिया को डायरेक्टर शर्मा कहता था, लेकिन अकेले में प्रिया दी। सीईओ ने तुम्हें तुरंत उनके ऑफिस में बुलाया है, प्रिया ने कहा। क्या? सीईओ ऑफिस में बुलाया? अभय का मूड थोड़ा खराब हुआ। क्या शालिनी को पता चल गया कि वो रात को घर नहीं आया? फिर से गुस्सा हो गई। कब से मेरी बीवी को मेरी इतनी फिक्र होने लगी? अभय सोच में पड़ गया, लेकिन दिल में हल्की सी खुशी भी थी। प्रिया दी, पता है सीईओ मुझे क्यों बुला रही है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जल्दी जाओ। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। थैंक यू प्रिया दी, मैं अभी जाता हूं। अभय ने हाथ हिलाया और सीईओ ऑफिस की ओर चल पड़ा। खट खट खट। अभय ने सीईओ ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। अंदर आइए। शालिनी की गुस्से भरी आवाज अंदर से आई। अभय ने दरवाजा खोला और अंदर से लॉक कर लिया। शालिनी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने हल्का मेकअप किया था, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक। उसकी त्वचा हिमाचली जेड सी चमक रही थी और आंखें मणिपुरी जेड सी गहरी। वो सचमुच कमाल की थी। उसने ब्लैक ऑफिस सूट पहना था, साथ में ब्लैक हाई हील्स। उसका फिगर सूट में उभर रहा था। लंबी टांगे ऑफिस स्कर्ट में ढकी थी। ब्लैक सूट उसकी गोरी त्वचा के साथ गजब का कॉन्ट्रास्ट बना रहा था। शालिनी, आपने मुझे बुलाया? अभय अकेले में शालिनी को नाम से बुलाता था। उसे लगता था कि इससे उनका रिश्ता और करीब होगा। तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं? शालिनी ने गुस्से में तंज कसा। बिल्कुल, आप मेरी पत्नी हैं। किसने आपको गुस्सा दिलाया? बताइए, मैं उसे देख लूंगा, अभय ने स्माइल के साथ कहा और शालिनी की ओर बढ़ा। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बताओ, तुम रात को घर क्यों नहीं आए? शालिनी को याद आया कि उसका पति रात को घर नहीं लौटा था। गुस्से के साथ साथ उसे फिक्र भी हो रही थी। उसने कहीं पढ़ा था कि अगर मर्द रात को घर न आए तो शायद उसका बाहर कोई और औरत हो। शालिनी को डर था कि कहीं अभय किसी और के चक्कर में न पड़ जाए, इसलिए वो इस बात को लेकर बहुत सेंसिटिव थी। मैंने कल एक अच्छा काम किया। मैंने 1 दर्जन बच्चों को बचाया जिनका अपहरण हुआ था, अभय ने स्माइल के साथ समझाया। जब पति पत्नी के बीच कोई गलतफहमी हो तो झगड़ा करने की बजाय बातचीत करनी चाहिए। शालिनी ने पूछा, सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल सच। मैं अभी पुलिस स्टेशन को फोन करता हूं। आप खुद पूछ लीजिए। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए माया राठौर का नंबर डायल किया। माया ने शालिनी को कंफर्म किया कि अभय ने सचमुच पिछले दिन 1 दर्जन बच्चों को बचाया था। उसने ये भी बताया कि पुलिस जल्द ही हिमशिखर कॉरपोरेशन आएगी और अभय को अच्छे नागरिक का सम्मान बैनर देगी। अभय, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, शालिनी ने माफी मांगते हुए कहा। उसे लगा था कि अभय रात को किसी और औरत से मिलने गया था। सच तो यह था कि शालिनी का शक गलत नहीं था। अभय ने सचमुच रूपा सिन्हा से मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन माया राठौर की वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया। बिल्कुल, अभय कभी भी शालिनी को यह नहीं बताएगा कि वो रूपा से मिलने वाला था। दोनों औरतें एक दूसरे की राइवल थी। अब शालिनी उसकी कानूनी पत्नी थी।
जबकि रूपा सिन्हा पूर्वांचल शहर में अभय की पहली दोस्त थी। इस उलझे रिश्ते को सोचकर अभय का सिर चकराने लगता था। अभय ने पूछा, मैं देख रहा हूं आप बार बार अपनी गर्दन हिला रही है, क्या गर्दन में दर्द है? उसने नोटिस किया था कि शालिनी काम करते वक्त अक्सर अपनी गर्दन घुमाती थी। लगता था उसे तकलीफ हो रही थी। हां, थोड़ा दर्द है। शालिनी हैरान थी। इस आदमी को कैसे पता चला कि उसकी गर्दन में दर्द है? आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। ज्यादा देर तक नीचे देखने से ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है और रीढ़ की मांसपेशियां थक जाती है। मैं आपको मसाज देता हूं, मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। अभय ने स्माइल की और शालिनी के पीछे चला गया। उसने अपने हाथ उसके कंधों पर रखे। उसने सही प्रेशर पॉइंट्स ढूंढे और अपनी उंगलियों से धीरे धीरे मसाज शुरू किया ताकि सर्कुलेशन बेहतर हो। शालिनी पहले मना करना चाहती थी, लेकिन अभय की मसाज से उसे इतना आराम मिला कि उसने उसे रोकना बंद कर दिया। शालिनी के शरीर से एक हल्की खुशबू आ रही थी। यह कोई परफ्यूम नहीं था, बल्कि उसकी अपनी नेचुरल खुशबू थी। अभय का खून कुछ मिनट मसाज करने के बाद गर्म होने लगा। उसके हाथ धीरे धीरे शालिनी की छाती की ओर बढ़ने लगे। उसकी गोरी त्वचा उसे बहुत आकर्षित कर रही थी। अभय सिन्हा के हाथ रुके नहीं और धीरे धीरे शालिनी गुप्ता की छाती तक पहुंच गए। उसने हल्के से छुआ। वो नरम और आरामदायक था। शालिनी का फिगर सचमुच कमाल का था। उनकी त्वचा रेशम सी चिकनी थी, बिना किसी दाग के। उनकी छाती आकर्षक और छूने में गजब थी। बदमाश, मैंने कहा था मेरी गर्दन की मसाज करो, छाती की नहीं, शालिनी ने गुस्से में कहा। उनका चेहरा लाल हो गया था। उनके पति इतने शरारती थे, दिन दहाड़े उनकी छाती को कैसे छू सकते थे? अगर कोई देख लेता तो? शालिनी, मैं तो बस आपके हेल्थ के लिए मदद कर रहा हूं। अभय ने शालिनी की आपत्ति को नजरअंदाज किया और मौके का फायदा उठाना जारी रखा। शालिनी ने हल्की सी सिसकारी भरी। उनके माथे पर पसीने की एक पतली परत छा गई। वो कुर्सी पर कमजोर होकर लेट गई और अभय का विरोध नहीं कर पाई। अभय अभी और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन तभी फोन की घंटी बजी। इससे वो बहुत नाखुश हुआ। फोन की आवाज से शालिनी चौंक गई। उन्होंने थोड़ी ताकत जुटाई और अभय को धक्का देकर हटाया। फिर वो कुर्सी पर सीधी बैठ गई। अभय, जाइए और फोन उठाइए। शालिनी ने हाथ हिलाकर अभय को फोन उठाने के लिए कहा। अभय पहले तो जाना नहीं चाहता था, लेकिन कॉलर आईडी देखकर उसका चेहरा बदल गया। उसने शालिनी की बात मानी और ऑफिस से बाहर चला गया। कॉल रूपा सिन्हा का था। अभय को थोड़ा गिल्ट फील हुआ। उसने रूपा से वादा किया था कि वो पिछली रात उनके साथ रहेगा, लेकिन वो वादा तोड़ दिया। चाहे जो भी वजह हो, वादा तोड़ना गलत था। अभय एक कोने में गया और कॉल रिसीव किया। उसने पूछा, रूपा, क्या बात है? तुम रात को क्यों नहीं आए? रूपा सिन्हा ने गुस्से में कहा। रूपा, मैं रात को कुछ लोगों को बचाने गया था। अभय ने फिर पिछले दिन की घटनाएं रूपा को बताई। ठीक है, इस बार तुम्हें माफ करती हूं, क्योंकि तुम लोगों को बचाने गए थे, लेकिन आज रात तुम्हें मेरे घर आना होगा। मैं इंतजार करूंगी, रूपा ने आकर्षक अंदाज में कहा। ठीक है, मैं आऊंगा। रूपा की आवाज सुनकर अभय के मन में उत्साह भर गया। उसे पता था कि रूपा उसे लुभा रही थी। वो आज रात को कुछ खास होने की उम्मीद कर रहा था। अभय ने फोन काटा और सेल्स डिपार्टमेंट में अपनी सीट पर लौटा। उसने एक ग्लास पानी लिया, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। पूरा दिन अभय के दिमाग में बस रूपा सिन्हा की आकर्षक आवाज और खूबसूरत फिगर घूमता रहा। वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऑफिस खत्म होने का टाइम आया। हाय, काम खत्म, अभय ने खुशी से कहा। उसने जल्दी से अपनी डेस्क समेटी और तेजी से रूपा सिन्हा के घर की ओर चल पड़ा। उसने रूपा को एक दिन रात से नहीं देखा था। उसे उनकी बहुत याद आ रही थी। आखिरकार वो पूर्वांचल शहर में उसकी पहली दोस्त थी और इतनी आकर्षक और खूबसूरत थी। अभय ने एक टैक्सी रोकी और जल्दी ही मैंशन नंबर 14 पर पहुंच गया। अभय की सुविधा के लिए रूपा ने
उसे मैंशन की चाबी दी थी। अभय ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। ड्राइंग रूम की हल्की रोशनी लाल रंग की थी। अभय ने पूरे ड्राइंग रूम में देखा, लेकिन रूपा कहीं नहीं थी। छू छू छू। अभय को बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई दी। क्या रूपा नहा रही थी? इस ख्याल से अभय का उत्साह और बढ़ गया। वो पहले बेड, किचन, बालकनी और वॉशरूम में उनके साथ समय बिता चुके थे, लेकिन बाथरूम में अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अभय बाथरूम की ओर बढ़ा और जैसा उसने सोचा, वहां कोई नहा रहा था। बाथरूम की रोशनी हल्की थी, लेकिन वो देख सकता था कि वो एक औरत थी। बाथरूम में मौजूद औरत का फिगर बहुत आकर्षक था। अभय उसकी छाती, कूल्हे और लंबी टांगे देख सकता था। कुल मिलाकर वो बहुत लुभावनी थी। हाँ, रूपा नहा रही है। कमाल है, मैं उन्हें सरप्राइज देता हूं। अभय ने फैसला किया कि वो नहा रही रूपा को सरप्राइज देगा। उसने अचानक बाथरूम का दरवाजा खोला और पीछे से उस औरत को गले लगा लिया। औरत ने अभय की ओर पीठ की थी। उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था, इसलिए अभय उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसने औरत को पकड़ा और उसकी छाती पर हाथ फेरा। उसे बहुत अच्छा लगा। अभय की बाहों में मौजूद लड़की ने चीख मारी, आह, बदमाश, मुझे छोड़ दो। लड़की की आवाज सुनकर अभय का चेहरा बदल गया। ये आवाज रूपा सिन्हा की नहीं थी, ये कोई और औरत थी। अरे, मैंने गलत औरत को पकड़ लिया। अभय हैरान और शॉक था। अभय ने जल्दी से लड़की को छोड़ा और कुछ कदम पीछे हटा। लड़की ने पलटा और आखिरकार अभय ने उसका चेहरा देखा। लड़की जवान थी, करीब 17 साल की। उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। नुकीली नाक, गोरी त्वचा, गहरी आंखें। वो आकर्षक थी और थोड़ा रूपा सिन्हा से मिलती जुलती थी। दोनों में एक खास आकर्षण था, लेकिन जहां रूपा पूरी तरह से लुभावनी थी, इस लड़की में थोड़ी शरारत भी थी। लड़की का चेहरा देखकर अभय और भी हैरान हो गया। लड़की वाकई बदकिस्मत थी जो अभय से टकरा गई। उसका शरीर अभय ने पूरी तरह छू लिया था। लड़की ने अपनी गोरी त्वचा को तौलिए से ढक लिया। उसने अभय सिन्हा को गुस्से से घूरा और बोली, बदमाश, तुम यहां कैसे घुस आए? उसका नाम ज्योति सिन्हा था और वो रूपा सिन्हा की छोटी बहन थी। वो बाथरूम में गर्म पानी से नहा रही थी। तभी अचानक किसी मर्द ने उसे पीछे से गले लगा लिया। उसने न सिर्फ उसे गले लगाया, बल्कि उसकी छाती को भी छुआ। ये क्या माजरा था? छाती औरत के लिए सबसे खास हिस्सा होती है। उसे शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों महसूस हो रहे थे कि किसी मर्द ने उसे इस तरह छुआ। ज्योति सिन्हा को लग रहा था कि सामने वाला शख्स उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने उसके पूरे शरीर को छू लिया था। वो कुंवारी थी, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, नहीं उसने कभी किसी मर्द का हाथ पकड़ा था। ये शख्स उसका फायदा कैसे उठा सकता था? ज्योति अभय को लात मारना चाहती थी, लेकिन उसके पास सिर्फ एक तौलिया था। अगर लात मारते वक्त तौलिया गिर गया तो और मुसीबत हो जाती। ये तुम्हारा घर नहीं है, मैं यहां क्यों नहीं आ सकता? अभय ने सिर हिलाया। वो थोड़ा हैरान था। ये तो रूपा सिन्हा का घर था। यहां कोई लड़की क्यों थी? मैंने पूछा, तुम यहां कैसे घुसे? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं चिल्लाऊंगी और कहूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। ज्योति सिन्हा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बातों में दबंग गई थी। सामने वाले को डराने के लिए वो अपनी इज्जत दांव पर लगाने को तैयार थी। ठीक है, सच बताता हूं, मैं सामने के दरवाजे से आया। अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए हल्के से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। इस मैंशन की सिर्फ 2 चाबियां हैं, एक मेरे पास है और एक रूपा सिन्हा के पास। तुम बिना चाबी के कैसे घुसे? ज्योति ने अविश्वास में सिर हिलाया। उसे पता था कि मैंशन की सिर्फ 2 चाबियां थी। उसकी चाबी उसके कपड़ों में थी, जबकि रूपा अभी कुछ लेने बाहर गई थी। शायद मेरे पास तीसरी चाबी हो?
अभय ने कहा, यह मुमकिन नहीं। क्या तुम चोर हो? देखो, ये रही तीसरी चाबी। अभय को चोर समझा जाना पसंद नहीं था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी चाबी निकाली। ज्योति के होंठ चाबी देखकर हल्के से खुल गए। चाबी बिल्कुल उसकी चाबी जैसी थी। ये सचमुच मैंशन की चाबी थी। तुम्हें मैंशन की चाबी कहां से मिली? ज्योति ने अविश्वास में पूछा। रूपा ने दी थी, अभय ने स्माइल के साथ कहा। ज्योति ने नाखुशी से सोचा, क्या रूपा ने तुम्हें दी? रूपा? तुम उसे पूरा नाम न बुलाकर सिर्फ रूपा क्यों कह रहे हो? क्या तुम उसके पति हो? अरे, मुझे याद आया, रूपा सिन्हा का एक दोस्त है। क्या तुम वही दोस्त हो? ज्योति को अचानक याद आया कि रूपा ने हाल ही में एक खास दोस्त का जिक्र किया था। अगर उसके पास चाबी है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन ज्योति जानती थी कि रूपा को मर्दों से ज्यादा लगाव नहीं था। फिर उसने इस शख्स को घर की चाबी क्यों दी? लगता था उनका रिश्ता कोई साधारण नहीं था। तभी पीछे से एक आकर्षक आवाज आई, ज्योति, अभय, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? आवाज सुनकर अभय का शरीर हल्का सा कांप गया। उसने पलटकर देखा तो रूपा सिन्हा थी। उनके हाथ में कुछ नए कपड़े थे जो उन्होंने अभी खरीदे थे। अभय ने भौहें सिकोड़कर पूछा, रूपा, तुम्हारे घर में ये लड़की कौन है? वो रूपा के घर कई बार आ चुका था, लेकिन इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। ज्योति मेरी बहन है, रूपा ने ज्योति की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या ये तुम्हारी बहन है? अभय हैरान रह गया। रिश्ता कितना उलझा हुआ था। उसने लड़की को गौर से देखा और महसूस किया कि वो वाकई रूपा से मिलती जुलती थी। दोनों ही खूबसूरत थी, आकर्षक चेहरों और गहरी आंखों वाली। हम इतने करीब नहीं हैं। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं, ज्योति ने नाखुशी से होंठ सिकोड़ते हुए कहा। पगली, तुम मेरी बहन कैसे नहीं हो? हमारा बाप एक ही है, रूपा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ज्योति ने मुंह बनाया और बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। वो अभी अभी नहाई थी और सिर्फ तौलिया लपेटे थी। जाहिर है वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ऐसे देखे। चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं। रूपा ने हल्के से मुस्कुराते हुए अभय को ड्राइंग रूम में ले गई। उन्होंने कुछ नए कपड़े खरीदे थे जो वो अभय के लिए पहनना चाहती थी, लेकिन उनकी बहन का रवैया उन्हें उदास कर रहा था। रूपा, ये सब क्या है? बता सकती हो? ज्योति सचमुच तुम्हारी बहन है? अभय ने कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ, वो मेरी बहन है, लेकिन हमारा सिर्फ बाप एक है, माएं अलग अलग हैं। मेरी मां ने उनकी मां को पहले घर से निकाल दिया था, इसलिए वो मुझे बहन नहीं मानती, रूपा ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा। रूपा, ये सारी नाराजगी तुम्हारी मां और उनकी मां के बीच थी। अगर वो तुमसे खुश नहीं है तो तुम्हारे घर क्यों आई? अभय ने भौहें सिकोड़कर कंफ्यूज होकर पूछा। मैं अपनी मां की गलती सुधार रही हूं। उनकी मां को घर से निकाले जाने के बाद जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो अपनी मां की मौत का जिम्मेदार मुझे और मेरी मां को मानती है। ज्योति अब अकेली है, उसका कोई सहारा नहीं। वो मेरी बहन है, मुझे उसकी देखभाल करनी होगी, रूपा ने कहा। अभय ने तारीफ करते हुए कहा, रूपा, तुम बहुत अच्छी हो। उसने पहले रूपा के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया था। अब उसे पता चला कि वो न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि उनका दिल भी बहुत बड़ा है। ये जानते हुए भी कि उनकी बहन उन्हें पसंद नहीं करती, वो फिर भी उनकी देखभाल करती थी और उन्हें अपने घर में रखा था। खैर, ज्योति की बात छोड़ो, वो अभी बच्ची है, सिर्फ 17 साल की। अगर वो कुछ गलत करे तो उसे बर्दाश्त करना, रूपा ने माफी मांगते हुए अभय से कहा और उम्मीद की कि वो बुरा न माने। कोई बात नहीं, वो तुम्हारी बहन है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, अभय ने अपनी नाक छूते हुए गिल्ट भरे लहजे में कहा। वो गिल्टी क्यों महसूस कर रहा था? उसने न सिर्फ ज्योति के शरीर को देखा, बल्कि उनकी छाती को भी छुआ था। लॉजिकली, चूंकि रूपा सिन्हा अभय की दोस्त थी, ज्योति सिन्हा उनकी छोटी बहन थी।
उसने अपनी दोस्त की बहन को छुआ था। ये सही नहीं लग रहा था। बेशक अभय को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसे नहीं पता था कि मैंशन में कोई और होगा, वो भी रूपा सिन्हा की छोटी बहन। ये सब एक इत्तेफाक था। रूपा सिन्हा ने हल्के से मुस्कुराते हुए आकर्षक अंदाज में कहा, आज रात डिनर के लिए क्यों नहीं रुक जाते? वो 1 महीने से भी कम वक्त में पूर्वांचल शहर छोड़ने वाली थी। अभय सिन्हा के साथ बिताया हर पल उनके लिए कीमती था, क्योंकि अभय उनकी जिंदगी का पहला खास इंसान था। अभय उनकी आंखों में तरस और चाहत देखकर मना नहीं कर पाया। उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं आज रात यही खाना खाऊंगा। रूपा ने पूछा, आपको खाना बनाना आता है? उन्हें खाना बनाना नहीं आता था। अभय ने आत्मविश्वास के साथ स्माइल करते हुए कहा, हां, आता है। आज रात का डिनर मैं बनाता हूं। वो किचन की ओर बढ़ा और फ्रिज खोला। फ्रिज में ढेर सारी चीजें थी, मुर्गा, गोश्त, मछली, सब्जियां, टमाटर और आलू। चूंकि सिर्फ 3 लोग थे, अभय ने 2 नॉनवेज, 2 वेज और 1 सूप बनाने का प्लान किया। चावल के लिए उसने खिचड़ी बनाने का सोचा। अभय ने मुर्गे को निकाला और उसे काटा। उसने नमक और मसाले छिड़के, फिर मछली साफ की। प्याज काटने और अदरक की स्लाइस बनाने के बाद उसने प्याज और अदरक को मछली के पेट और गलफड़ों में डाला। वो 2 नॉनवेज डिश बनाने वाला था, मसाला चिकन और स्टीम्ड मछली। दोनों डिश स्वादिष्ट थी, लेकिन बनाने में मुश्किल। मछली को स्टीमर में डालने के बाद उसने टमाटर, आलू और सब्जियां धोई। 2 वेज डिश थी, मसाला आलू और तली हुई सब्जियां। टमाटर से वो टमाटर अंडा सूप बनाना चाहता था। अभय किचन में व्यस्त हो गया, जबकि रूपा उसके पीछे खड़ी होकर प्यार भरी नजरों से उसे देख रही थी। जब मर्द काम में डूबा हो, तब वो सबसे ज्यादा आकर्षक लगता है। रूपा की नजरों में अभय उस वक्त सबसे हैंडसम था। अभय की कुकिंग स्किल्स कमाल की थी। चाहे नॉनवेज हो या वेज, उसका बनाना देखने में मजा आ रहा था। रूपा ने पूछा, आपने पहले खाना बनाया है? आप इतने माहिर कैसे हैं? उन्हें देखकर हैरानी हो रही थी कि अभय इतने आराम से काम कर रहा था। वो जानती थी कि आजकल ज्यादातर मर्द खाना नहीं बनाते। खाना बनाना अक्सर औरतों का काम समझा जाता है। अभय का खाना बनाना और इतना अच्छा बनाना उनके लिए चौंकाने वाला था। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं 8 साल की उम्र से खाना बना रहा हूं। रूपा ने कंफ्यूज होकर पूछा, 8 साल? इतनी छोटी उम्र में खाना क्यों बनाने लगे? उस वक्त तो आपके माता पिता का बनाया खाना खाना चाहिए था ना? उन्हें अच्छे से याद था कि जब वो 8 साल की थी तो वो अपनी माँ पापा की गोद में रहती थी। कभी कभी उनकी माँ उन्हें खाना भी खिलाती थी। अभय ने कहा, मेरे माता पिता मेरे बहुत छोटे होने पर गायब हो गए। कुछ कहते हैं वो मर गए, कुछ कहते हैं वो जिंदा है। मुझे कुछ नहीं पता। उस वक्त मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अगर मैं खाना न बनाता तो भूखा मर जाता। अभय ने अपने बचपन के बारे में बेफिक्री से बात की, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रहा हो। भले ही उसने बेपरवाही से कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अकेलापन था। 8 साल का बच्चा अभी भी छोटा होता है, जिसे माता पिता का लाड़ प्यार चाहिए। अभय को कभी अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला। सिन्हा परिवार के बाकी लोग परजीवी थे, जो उसके माता पिता के गायब होने पर उसे ताने मारते और सताते थे। अच्छा हुआ कि उसने अपने गुरु के साथ वुल्फ क्षेत्र में जाकर कई हुनर सीखे। उसने न सिर्फ वुल्फ क्षेत्र पर राज किया, बल्कि अंडरवर्ल्ड का किंग भी बना। वो पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहता था। वो बहुत दर्दनाक थी। रूपा ने अचानक अभय को पीछे से गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब से मैं आपकी देखभाल करूंगी। उनका खूबसूरत चेहरा प्यार से भरा था। वो जानती थी कि सामने वाला शख्स जंग और आयुर्वेद में बहुत मजबूत है। उन्हें नहीं पता था कि उसका बचपन इतना मुश्किल था। कम से कम उन्हें अपने माता पिता का प्यार तो मिला था।
रूपा के गले लगाने से अभय एक पल के लिए रुक गया। वो भावुक हो गया। ये पहली बार था जब उसने किसी औरत के सामने अपना दिल खोला था। रूपा पहली औरत थी जिन्होंने कहा कि वो उसका ख्याल रखेंगी। उसे प्यार का एहसास हुआ। तभी एक हैरान आवाज आई, आप लोग क्या कर रहे हैं? ज्योति सिन्हा ने अभी अभी कपड़े पहने थे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दोनों को नहीं पाया तो वो किचन में चली आई। उसे नहीं पता था कि वो दोनों वहां गले मिल रहे होंगे। भले ही उसे रूपा सिन्हा पसंद नहीं थी, वो जानती थी कि रूपा का आत्मसम्मान बहुत ऊंचा है। उन्होंने कभी किसी मर्द को गले नहीं लगाया था। अभय पहला शख्स था जिसे रूपा ने गले लगाया, इसलिए वो बहुत शॉक्ड थी। रूपा ने ज्योति को देखकर पूछा, ज्योति, तुम यहां क्या कर रही हो? उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि ज्योति उन्हें इस हाल में देख लेगी। अपनी बहन के सामने किसी मर्द को गले लगाना उन्हें थोड़ा शर्मनाक लगा। ज्योति ने शरारत भरे अंदाज में पूछा, रूपा, ये शख्स आपके लिए कौन है? रूपा अपनी बहन के सवाल पर चुप हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। उन्होंने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वो मेरा दोस्त है। उन्होंने अभय को अपना दोस्त कहना चुना। आखिरकार दोनों की अभी शादी नहीं हुई थी। ज्योति ने आंखें घुमाते हुए शरारत से कहा, ओह दोस्त, फिर तो ये मेरा जीजा हुआ ना? ज्योति का अभय को जीजा कहना सुनकर रूपा खुश हो गई। इसका मतलब था कि वो उन्हें अपनी बहन मान रही थी। रूपा ने स्माइल के साथ कहा, ज्योति, अब से ये तुम्हारा जीजा है, इनकी बात मानना ठीक है। ज्योति ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इनकी बात क्यों मानूं? बिल्कुल नहीं। वो अभय को जानबूझकर देख रही थी। अभय ने दोनों बहनों की बहस को रोकते हुए कहा, ठीक है रूपा, डिनर तैयार है, चलो खाना खाते हैं। उसने सूप पूरा कर लिया था। रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो टेबल लगाते हैं और खाना खाते हैं। उन्होंने मसाला चिकन और तली हुई सब्जियां उठाईं और ड्राइंग रूम की ओर चली गई। अभय ने स्टीम्ड मछली और मसाला आलू उठाए। जैसे ही वो जाने वाला था, ज्योति ने उसे रोक लिया। अभय ने ज्योति के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए गिल्ट भरे लहजे में कहा, ज्योति, तुमने मुझे क्यों रोका? वो उसकी छोटी बहन थी, लेकिन उसने उसके शरीर को देखा और छुआ था। वो गिल्टी क्यों न फील करता? ज्योति ने शर्माते हुए अपनी छाती छूते हुए कहा, जीजा, आप बहुत शरारती हैं। ज्योति सिन्हा के शब्द सुनकर अभय सिंह ने तुरंत जवाब दिया, ज्योति, तुम क्या कह रही हो? मैं शरारती कैसे हूं? ज्योति ने आंखें घुमाकर खुशी से कहा, जीजा, आपने मेरा शरीर देखा, बाथरूम में आपने मेरी छाती भी छुई। अगर मैंने दीदी को बता दिया कि आपने क्या किया तो क्या होगा? भले ही वो खूबसूरत थी और उसकी मुस्कान आकर्षक थी, लेकिन उसके शब्द अभय के दिल में तीर की तरह चुभे। अभय हैरान और उदास हो गया। उसने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए गिल्ट भरे लहजे में कहा, ज्योति, तुम अपनी दीदी को ये बात बिल्कुल मत बताना। वो गिल्टी क्यों न होता? रूपा सिन्हा अपनी बहन को बहुत प्यार करती थी। अगर उन्हें पता चला कि अभय ने उनकी बहन को छुआ तो वो उसे मार डालेंगी। बेशक ये सब एक गलतफहमी थी, लेकिन शायद वो उसका यकीन न करें। ज्योति ने आकर्षक स्माइल के साथ कहा, जीजा, मैं दीदी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। वो एक छोटी लोमड़ी की तरह थी जो सामने वाले की कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में थी। अभय ने पूछा, बताओ, तुम चाहती क्या हो? ज्योति को रूपा को कुछ न बताने के लिए उसे उसकी शर्तें माननी पड़ी। ज्योति ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, डिनर के बाद मैं बार जाना चाहती हूं, आपको मेरे साथ चलना होगा। अभय ने उसकी शर्त मानते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी दीदी को बाथरूम वाली बात नहीं बताओगी तो मैं बाद में तुम्हारे साथ बार चलूंगा। ज्योति के साथ बार जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बशर्ते वो रूपा को बाथरूम की घटना न बताए। रूपा ने दोनों को किचन में बातें करते देख कंफ्यूज होकर पूछा, आप दोनों यहां खड़े क्यों हैं? डिश टेबल पर ले आओ।
औरत का छठा बहुत तेज होता है। रूपा को किसी वजह से लग रहा था कि अभय और उनकी बहन पहले मिल चुके हैं। दोनों के बीच का रिश्ता अजीब था और हवा में एक अटपटी सी फीलिंग थी। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी डिश ले आता हूं। उसने स्टीम्ड मछली और मसाला आलू उठाया और ड्राइंग रूम में चला गया। 4 डिश और एक सूप टेबल पर रखे थे। खाना इतना लजीज लग रहा था कि भूख और बढ़ गई। अभय ने रूपा के बाउल में एक टुकड़ा चिकन डालते हुए प्यार भरे लहजे में कहा, रूपा, मसाला चिकन ट्राई करो, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। रूपा ने एक टुकड़ा खाया और उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने स्माइल के साथ कहा, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, किसी रेस्तरां के शेफ के खाने से भी बेहतर। वो सच कह रही थी। सिन्हा कॉरपोरेशन के कई रेस्तरां थे। उन्होंने वहां मसाला चिकन खाया था, लेकिन कोई भी अभय के बनाए चिकन जितना स्वादिष्ट नहीं था। रूपा ने प्यार से ज्योति के बाउल में एक टुकड़ा चिकन डालते हुए कहा, ज्योति, तुम भी ट्राई करो, ये बहुत अच्छा है। ज्योति ने भौहें सिकोड़कर चिकन को किनारे रख दिया और बोली, मैं डाइट पर हूं, मैं मांस नहीं खाऊंगी, मुझे वेज डिश चाहिए। उसने मसाला आलू उठाया और मुंह में डाला। आलू क्रिस्पी, खट्टा और मसालेदार था। स्वाद इतना अच्छा था कि उसकी आंखें खुशी से बंद हो गई। उसने मन ही मन तारीफ की, वाह, जीजा तो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। वो हैरानी से अभय को देखने लगी। खाना बहुत था, लेकिन इतना स्वादिष्ट था कि तीनों ने उसे जल्दी खत्म कर दिया। रूपा ने अपने भरे हुए पेट को थपथपाते हुए कहा, मैं इतनी भर गई। वो बहुत खुश थी। आज का खाना उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा खाना था। अभय ने रूपा की तारीफ देखकर कहा, अच्छा है, अगली बार फिर बनाऊंगा। रूपा ने कड़वाहट भरे लहजे में अपने पेट को रगड़ते हुए कहा, नहीं, ये स्वादिष्ट है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं खा सकती, वरना मोटी हो जाऊंगी। औरतें खाना तो पसंद करती हैं, लेकिन स्लिम फिगर बनाए रखने के लिए उन्हें डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ती है। अभय ने अपनी घड़ी देखकर कहा, रूपा, रात के 8 बज गए हैं, मुझे अब घर जाना होगा। सच कहें तो वो और रुकना चाहता था, लेकिन शालिनी गुप्ता उसकी पत्नी थी, इसलिए उसे घर लौटना जरूरी था। पिछले दिन वो घर नहीं गया था, जिससे शालिनी नाराज हो गई थी। उसे आज रात घर जाना ही था। रूपा ने आकर्षक स्माइल के साथ कहा, ठीक है, कल फिर मुझसे मिलने आना। अभय ने सिर हिलाकर कहा, हां, मैं कल रात आऊंगा। चूंकि रूपा ने उसे बुलाया था, उसे जरूर आना था। बस वो यही उम्मीद कर रहा था कि कल ज्योति वहां न हो। ज्योति ने आगे बढ़कर कहा, जीजा, रात हो गई है, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूं। उसका मकसद जाहिर था, वो बार जाना चाहती थी। ज्योति और अभय मैंशन से बाहर निकले। मैंशन के अंदर रूपा कंफ्यूज थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी बहन अभय की ज्यादा फिक्र कर रही थी। जैसे ही वो मैंशन से बाहर निकले, ज्योति ने अभय का हाथ पकड़ लिया और खुशी से बोली, जीजा, चलो बाहर चलते हैं। अभय ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, अगर तुम्हारी दीदी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ज्योति ने जवाब दिया, कोई बात नहीं जीजा, हम बाहर हैं, दरवाजा बंद है, वो कुछ नहीं देख पाएंगी। अभय ने कहा, लेकिन अगर उन्होंने देख लिया तो? मैं तुम्हारा जीजा हूं। छोड़ो, ज्योति ने कहा, जीजा, बस करो। तुम कह रहे हो छोड़ो, लेकिन मन में तो खुश होना। मुझे पता है मर्द कैसे सोचते हैं। ज्योति ने तिरस्कार भरी नजरों से अभय को देखा, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा और दोनों आगे बढ़े। भले ही वो सिर्फ 17 साल की थी, उसने ढेर सारे रोमांटिक टीवी शो देखे थे और रोमांस नॉवेल पढ़े थे। उसे मर्दों की फितरत अच्छे से पता थी। मर्द हमेशा शरारती और लालची होते हैं। एक रोमांस नॉवेल में लिखा था कि मर्द अपनी छोटी बहन के बारे में भी सोचते हैं। अभय एक आम मर्द था, वो उसे छोड़ने वाला नहीं था। दोनों ने सड़क पर टैक्सी रोकी और ड्रीम बार की ओर चल पड़े। ड्रीम बार पूर्वांचल शहर का सबसे मशहूर बार था।
यहां जवान लोग खूब आते थे। 30 मिनट बाद दोनों शिन हारा रोड पर ड्रीम बार पहुंचे। ड्रीम बार के बाहर पहुंचते ही अभय ने कहा, यह बार तो कमाल का है। ड्रीम बार अपनी शोहरत के मुताबिक था। यह बहुत शानदार था। वहां सफेद मार्बल टाइल्स थी जिनमें क्रिस्टल जड़े थे। टाइल्स चमक रही थी, जिसने ड्रीम बार को उसका नाम दिया था। बार के बाहर ढेर सारी शानदार गाड़ियां खड़ी थी। फरारी, पोर्श, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और कैडिलैक। अभय जानता था कि ड्रीम बार में सिर्फ अमीर लोग ही आ सकते थे। बेशक कुछ गुंडे भी यहां आते थे। ड्रीम बार का अंदरूनी हिस्सा बहुत बड़ा था, करीब 1000 वर्ग मीटर। बार को रंग बिरंगे क्रिस्टल से सजाया गया था। हल्की पीली रोशनी में यह खासा रोमांटिक लग रहा था। ड्रीम बार 4 हिस्सों में बंटा था: बार, कराओके, डांस फ्लोर और पूल। बार में ढेर सारे जवान लोग थे जो शराब पी रहे थे, गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे और पास की खूबसूरत लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे थे। ज्योति ने अभय का हाथ पकड़कर कहा, जीजा चलो, मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाती हूं। वो अभय को बार की ओर ले गई। उसका मकसद बहुत साफ था। वो अभय को नशे में धुत करना चाहती थी ताकि वो उसके साथ वक्त बिता सके और उसे अपनी दीदी से छीन ले। अभय सिन्हा को बिल्कुल नहीं पता था कि ज्योति सिन्हा उसके साथ और करीब आना चाहती थी। आखिरकार वो उसका जीजा था। उसका दिमाग इतना गंदा कैसे हो सकता था? बार का काउंटर 10 मीटर लंबा था। यह पारदर्शी चांदी जैसा सफेद था और उस पर कई तरह की शराब रखी थी: ब्रांडी, विस्की, वोडका और रम। काउंटर पर एक खूबसूरत औरत बैठी थी जो 20 या 30 साल की होगी। वो बहुत आकर्षक थी। गोरी त्वचा, नुकीली नाक और उसने सफेद यूनिफॉर्म पहनी थी जो उसके फिगर को और उभार रही थी। उसका नाम मेघना थी और वो ड्रीम बार की बारटेंडर थी। भले ही वो जवान थी, लेकिन उसके बनाए ड्रिंक्स बहुत शानदार थे। मेघना ने ज्योति सिन्हा को देखकर स्माइल दी और बोली, ज्योति, काफी दिन हो गए, मुझे मिस किया? मेघना और ज्योति एक दूसरे को जानती थी और अच्छी दोस्त थी, इसलिए उनकी बातचीत में बेतकल्लुफी थी। ज्योति ने शरारत भरी नजरों से जवाब दिया, मेघना दी, आपने तो 2 दिन पहले ही मेरे लिए ड्रिंक बनाया था। इतना लंबा वक्त तो नहीं हुआ। मेघना की आंखें चमक उठीं जब उसने ज्योति के पास खड़े अभय को देखा। क्या कमाल का शख्स था! वो अब तक का सबसे हैंडसम मर्द था जिसे उसने देखा था। उसकी आंखों में चमक थी और वो उत्साह से बोली, ज्योति, ये हैंडसम शख्स कौन है? इंट्रोड्यूस कराओ। ज्योति ने सतर्कता से कहा, मेघना दी, आप फिर से दीवानी हो रही है, कोई गलत ख्याल मत लाना। ये मेरा जीजा है, अभय सिंह। उसे पता था कि मेघना को हैंडसम मर्द बहुत पसंद है। उसका जीजा उसका टारगेट था और वो उसे अपने करीब रखना चाहती थी। भले ही मेघना उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो किसी और को मौका कैसे दे सकती थी? मेघना ने ज्योति की आंखों में सतर्कता देखकर स्माइल दी और बोली, ज्योति, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? फिक्र मत करो, अगर ये तुम्हारा जीजा है तो मैं कुछ नहीं करूंगी। भले ही मेघना के शब्द बेफिक्र थे, उसकी आंखें चुपके से अभय की ओर देख रही थी। साफ था कि उसके दिल में कुछ और इरादे थे। ज्योति को मेघना का अभय को देखना देखकर पता चल गया कि उसकी दोस्त ने हार नहीं मानी थी। मेघना आसानी से हार मानने वालों में नहीं थी। उसे अचानक इस बार में आने का पछतावा हुआ। उसे यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब वो आ ही गई थी तो यहां ड्रिंक तो करना ही था। अगर वो अब चली गई तो मेघना नाराज हो जाएगी। मेघना ने स्माइल के साथ पूछा, ज्योति, अभय, आप लोग क्या पिएंगे? ज्योति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 2 कॉकटेल बना सकती हो। मेघना 3 साल से ड्रीम बार में काम कर रही थी। वो बार की सबसे बेहतरीन बारटेंडर थी। ज्योति अक्सर यहां ड्रिंक के लिए आती थी, इसलिए दोनों सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। मेघना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है,
जरा इंतजार करो। उसने 2 वाइन ग्लास निकाले। फिर उसने 30 मिलीलीटर वोडका, 30 मिलीलीटर पीच लिकर, 60 मिलीलीटर पाइनएप्पल जूस और 60 मिलीलीटर क्रैनबेरी जूस डाला। उसने बर्फ और सारी चीजें ग्लास में डाली और मिक्सर को हिलाया। उसकी हरकतें बहुत स्किल थी। साफ था कि उसे बहुत अनुभव था। वाइन हिलाते वक्त उसकी मूवमेंट बहुत ग्रेसफुल थी। 5 मिनट बाद 2 कॉकटेल तैयार थे। मेघना ने गर्व से दोनों ग्लास उनके सामने रखते हुए कहा, मेरे कॉकटेल ट्राई करो। अभय ने एक घूंट लिया और बेफिक्री से कहा, इसका स्वाद थोड़ा अजीब है। भले ही मेघना ने रेसिपी सही फॉलो की थी, लेकिन उसने कॉकटेल को ज्यादा देर या जोर से नहीं हिलाया था, इसलिए कॉकटेल थोड़ा तीखा था, मीठा नहीं। अभय को बारटेंडिंग का मास्टर माना जाता था। उसके बनाए कॉकटेल को पीने के लिए लोग झगड़ते थे। यहां तक कि डेनमार्क की राजकुमारी ने भी उसके कॉकटेल की तारीफ की थी। मेघना के चेहरे पर नाखुशी की झलक दिखी। उसने नाराजगी से कहा, तुम्हारा मतलब क्या कि स्वाद अच्छा नहीं है? मैं इस बार में सबसे अच्छा कॉकटेल बनाती हूं। उसे बारटेंडिंग बहुत पसंद थी। उसे अपने बनाए कॉकटेल पर गर्व था। कस्टमर्स के लिए कॉकटेल बनाना और उन्हें पसंद आना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। अभय सिर्फ हैंडसम था और उसे लगा कि उसे बारटेंडिंग की कोई समझ नहीं है। वो उसकी आलोचना करने वाला कौन होता था? अभी कुछ देर पहले मेघना को अभय बहुत पसंद आया था। वो उसके साथ डेट करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी अच्छी इमेज चली गई थी और वो गुस्से में थी। अभय ने मेघना से स्माइल के साथ कहा, ठीक है, मेरी गलती। तुमने जो कॉकटेल बनाया वो स्वादिष्ट है। अभय जानता था कि भले ही वो बारटेंडिंग का मास्टर था, वो हर किसी से अपनी तरह की स्किल की उम्मीद नहीं कर सकता था। फिर मेघना का दुनिया में 8वें नंबर का कॉकटेल बनाना भी अपने आप में बड़ी बात थी। अभय को उसके साथ झगड़ा शुरू करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार मेघना ज्योति की अच्छी दोस्त थी। उसे अपनी छोटी बहन की फीलिंग्स का भी ख्याल रखना था। ज्योति ने देखा कि मेघना अभी भी गुस्से में है, तो उसने हौसला बढ़ाते हुए कहा, मेघना दी, मेरे जीजा को बारटेंडिंग नहीं आती। उनके शब्दों को दिल पर मत लो। उनकी माफी कबूल कर लो। मेघना ज्योति की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी दोस्त उसके जीजा की वजह से नाराज हो। मेघना ने हल्के से ठुड्डी उठाकर अभय को देखते हुए कहा, ठीक है ज्योति, तुम्हारी खातिर मैं इसे माफ कर देती हूं। अभय ने चुपके से अपनी नाक छुई। मैं तो जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा था कि झगड़ा न करूं, लेकिन तुम तो बहुत घमंडी हो। अचानक एक जोड़े ने कॉकटेल को टेबल पर जोर से रखा और मेघना पर चिल्लाया, यह कैसा कॉकटेल है? मैंने तो कामदेव का तीर मांगा था। मेघना ने कॉकटेल की ओर इशारा करते हुए जोड़े से कहा, क्या यह कामदेव का तीर नहीं है? लाल बालों वाला जवान गुस्से से कॉकटेल की ओर इशारा करते हुए बोला, कामदेव का तीर कहाँ है? इसे देखो। जोड़ा बहुत जोर से चिल्ला रहा था, जिससे आसपास के लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। मेघना का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। सबके सामने आलोचना होना बहुत शर्मनाक था। उसने कहा, मुझे माफ करें, मैं आपके लिए दूसरा कामदेव का तीर बनाती हूं। मेघना का चेहरा लाल था। उसने एक वाइन ग्लास निकाला और जोड़े के लिए दूसरा कामदेव का तीर बनाया। कॉकटेल के बीच में एक शानदार लाल कामदेव का तीर तैर रहा था। मेघना ने कॉकटेल को जोड़े के सामने रखते हुए कहा, यह वो कामदेव का तीर है जो आपने मांगा था। लेकिन 30 सेकंड बाद लाल बालों वाला जवान फिर से हंगामा करने लगा। उसने भौहें सिकोड़कर मेघना को गुस्से से देखा और बोला, देखो तुमने कैसा कॉकटेल बनाया। कामदेव का तीर गायब हो गया। तुम कर क्या रही हो? वो अपनी गर्लफ्रेंड को कामदेव का तीर कॉकटेल गिफ्ट करना चाहता था, लेकिन कामदेव का तीर बहुत जल्दी गायब हो गया। मेघना ने स्माइल के साथ समझाया, महोदय, कॉकटेल पर कामदेव का तीर सिर्फ 30 सेकंड तक रहता है, यह परमानेंट नहीं है। मेघना को आखिरकार समझ आया कि लाल बालों वाला जवान क्यों गुस्सा था।
वो इस बात से नाखुश थे कि कामदेव का तीर सिर्फ 30 सेकंड तक रहा। लाल बालों वाला जवान मेघना को ताने मारते हुए बोला, तुम कैसी बारटेंडर हो, बेकार हो। यहां शर्मिंदगी उठाने की बजाय घर चली जाओ। वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बेइज्जत होने से बहुत गुस्से में था। उसने मेघना पर गुस्सा उतारा। उसके शब्द बहुत कड़वे थे। मेघना का चेहरा लाल बालों वाले के तानों से पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने के करीब थी। उसने दांत भींचते हुए धीमी आवाज में कहा, महोदय, कॉकटेल पर कामदेव का तीर सिर्फ 30 सेकंड तक रहता है। कृपया मुझे ताने न मारें। बारटेंडिंग सिर्फ उसका काम नहीं था, बल्कि उसका शौक और गर्व भी था। किसी का यह कहना कि वो एक खराब बारटेंडर है, उसे बहुत गुस्सा और दुख दे रहा था। लाल बालों वाला जवान बोला, बहाने मत बनाओ। मैंने एक वीडियो में देखा था, इंग्लैंड का एक बारटेंडर कामदेव का तीर बनाता था जो 3 मिनट तक रहता था। तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए। उसने मेघना को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। बार में हंगामे की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सीन को उत्सुकता से देखने लगे। मेघना लाल बालों वाले के तानों और लोगों की नजरों का सामना न कर सकी और फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत दुखी थी, लेकिन उसका जवाब नहीं बन रहा था, क्योंकि वो 3 मिनट तक रहने वाला कामदेव का तीर नहीं बना सकती थी। लाल बालों वाला जवान बहुत बदमाशी कर रहा था। लाल बालों वाला अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, चलो, इस बार के बारटेंडर सब बेकार हैं, कहीं और चलते हैं। ज्योति सिन्हा अचानक उस जोड़े के सामने खड़ी हो गई और ठंडे चेहरे से बोली, रुको, मेघना से माफी मांगो। मेघना उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और बार की सबसे बेहतरीन बारटेंडर थी। लाल बालों वाला उसे ताने मारकर ऐसे नहीं जा सकता था। लाल बालों वाले की आंखें ज्योति को देखकर चमक उठीं, लेकिन जब उसे याद आया कि ज्योति ने माफी मांगने को कहा तो वो बेचैन हो गया। उसने कहा, माफी? हमें माफी क्यों मांगनी चाहिए? ये 3 मिनट तक रहने वाला कामदेव का तीर भी नहीं बना सकती। हम तो पैसे भी नहीं देंगे। लाल बालों वाले के पास खड़ी लाल ड्रेस वाली लड़की जोर से बोली। वो गुस्से में थी कि उसका बॉयफ्रेंड ज्योति को देख रहा था। वो करीब 20 साल की थी, औसत दिखने वाली, और भारी मेकअप ने उसे कुछ ज्यादा ही बनावटी बना दिया था। साफ था कि वो कोई अच्छी इंसान नहीं थी। ज्योति का चेहरा लाल ड्रेस वाली लड़की के शब्दों से गुस्से में लाल हो गया। वो गुस्सा थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि वो भी 3 मिनट तक रहने वाला कामदेव का तीर नहीं बना सकती थी। अभय ने सोचा, लगता है अब मुझे अपनी स्किल दिखानी होगी। वो पहले तो इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन ज्योति को बेइज्जत होते देख उसे कुछ करना पड़ा। आखिरकार ज्योति उसकी छोटी बहन थी। वो उसे मुश्किल में नहीं देख सकता था, और उस जोड़े के मेघना को ताने भी उसे गुस्सा दिला रहे थे। अभय ने अपना कॉकटेल रखते हुए लाल ड्रेस वाली लड़की से पूछा, तुम्हें माफी मांगने और पैसे देने के लिए क्या करना होगा? लड़की ने घमंड से कहा, अगर तुम लोग 3 मिनट से ज्यादा रहने वाला कामदेव का तीर बना सको तो हम माफी मांगेंगे। उसने जानबूझकर मुश्किल शर्त रखी। सिर्फ वर्ल्ड क्लास बारटेंडर ही मिनट से ज्यादा रहने वाला कामदेव का तीर बना सकता था। पूर्वांचल शहर में भी ऐसा बारटेंडर मिलना मुश्किल था। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 3 मिनट तक रहने वाला कामदेव का तीर बनाता हूं। उसने उनके लिए कॉकटेल बनाने का फैसला किया। ज्योति ने शक भरे चेहरे से पूछा, जीजा, आपको सचमुच कॉकटेल बनाना आता है? अच्छा कॉकटेल बनाने के लिए बारटेंडर को सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। मेघना ने भी अभय को शक की नजरों से देखा। उसे पता था कि 3 मिनट तक रहने वाला कामदेव का तीर बनाना बहुत मुश्किल है। क्या अभय सचमुच ऐसा कर सकता था? अभय ने आत्मविश्वास भरी स्माइल के साथ कहा, ज्योति, फिक्र मत करो, ये आसान है। वो बार काउंटर पर गया और 2 वाइन ग्लास निकाले। उसने 30 मिलीलीटर वोडका, 30 मिलीलीटर पीच लेकर, 60 मिलीलीटर पाइनएप्पल जूस और 60 मिलीलीटर क्रैनबेरी जूस डाला। उसने बर्फ और सारी चीजें ग्लास में डाली
और मिक्सर को हिलाया। अभय ने मिक्सर को जोर जोर से हिलाया और उसे हवा में भी उछाला। उसने करीब 5 मिनट तक मिक्सर हिलाया, फिर रुका। कॉकटेल के बीच में एक खूबसूरत कामदेव का तीर उभरा। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कॉकटेल को लाल बालों वाले के सामने रखा और बोला, ये वो कामदेव का तीर है जो तुमने मांगा था। लाल बालों वाला कॉकटेल के बीच में कामदेव के तीर को एकटक देखने लगा। आसपास के लोग भी कामदेव के तीर को देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि ये तीर कितनी देर तक रहेगा। 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। कामदेव का तीर पूरे 3 मिनट तक रहा। पूरा बार उत्साह से भर गया। सबके चेहरों पर अविश्वास था। उस जोड़े का मुंह भी खुला रह गया। वो शॉक थे। साफ था कि ये वो नतीजा नहीं था जो उन्होंने सोचा था। मेघना की खूबसूरत आंखें अविश्वास से फैल गई। उसने अपने छोटे से हाथ से मुंह ढक लिया और सोचा, अभय ने सचमुच 3 मिनट तक रहने वाला कामदेव का तीर कॉकटेल बनाया। उस पल मेघना को समझ आया कि अभय की बारटेंडिंग स्किल कमाल की थी। वो कम से कम उससे बेहतर था। जब अभय ने कहा था कि उसका कॉकटेल औसत था, तब वो मजाक नहीं कर रहा था। मेघना ने कहा, अभय, थैंक यू। वो अभय की बहुत आभारी थी और थोड़ा पछतावा भी महसूस कर रही थी। वो आभारी थी कि अभय ने लाल बालों वाले को हराकर उसकी मदद की, लेकिन उसे पछतावा था कि उसने अभय को डांटा था। उसे अब समझ आया कि अभय ने उसके शब्दों का जवाब न देकर जेंटलमैन बनने की कोशिश की थी। क्या कमाल का शख्स था। वो न सिर्फ हैंडसम था, बल्कि ऐसा जेंटलमैन भी जो औरतों की इज्जत करता था। मेघना की आंखों में एक चमक उभरी। अभय ने हाथ पीछे रखकर लाल बालों वाले से कहा, कामदेव का तीर 3 मिनट तक रहा। मेघना से माफी मांगो और पैसे दो। अभय के शब्द सुनकर लाल बालों वाला बहुत नाखुश हुआ, लेकिन इतने लोगों की नजरों के सामने उसे हार माननी पड़ी। उसने मेघना से कहा, मुझे माफ करो, ये कॉकटेल के पैसे हैं। उसने मेघना से माफी मांगी और 500 रुपए रखे। फिर वो जल्दी से भाग गया। बार में और रुकना बहुत शर्मनाक था। ज्योति ने पंजों के बल खड़े होकर अभय को गाल पर चूमा और तारीफ भरे लहजे में बोली, जीजा, आप कमाल है। आपने 3 मिनट तक रहने वाला कामदेव का तीर बनाया। अभय सिंह ने अपने गाल पर ज्योति के होठों के निशान को छुआ और धीमी आवाज में कहा, ज्योति, आसपास का ध्यान रखो। हम बार में हैं, ढेर सारे लोग देख रहे हैं। अभय अपनी इस छोटी बहन को लेकर थोड़ा हैरान था। ये लड़की उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगी थी। बार बार उससे चिपक रही थी। ज्योति ने अभय का हाथ पकड़ते हुए खुशी भरे चेहरे से कहा, कोई बात नहीं, ये आपका इनाम है। आखिरकार आप कॉकटेल बनाने में इतने माहिर हैं। अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ज्योति, मैं तुम्हारा जीजा हूं। आगे से ऐसा मत करना, इससे हमारी इमेज खराब होती है। ज्योति ने कहा, हां ठीक है जीजा, लेकिन उसने ये कहते हुए भी अभय का हाथ नहीं छोड़ा। उसका नाजुक गोरा हाथ अभी भी अभय की बाह को पकड़े था, बिना छोड़ने की कोई मंशा के। क्या वो सचमुच अभय की बात मानने वाली थी? बिल्कुल नहीं। मेघना अचानक अभय के पास दौड़कर आई और उत्साह भरे चेहरे से बोली, अभय, मैं चाहती हूं कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। कृपया मुझे स्वीकार करें। उसका खूबसूरत चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। कॉकटेल बनाना उसका सबसे पसंदीदा शौक था। अभय को इतना शानदार कॉकटेल बनाते देख उसने स्वाभाविक रूप से उसे अपना गुरु बनाना चाहा। अभय ने हाथ हिलाकर मेघना की बात ठुकराते हुए कहा, मैं शिष्य नहीं लेता। उसके पास ढेर सारे काम थे और हर दिन अनगिनत चीजें संभालनी पड़ती थी। उसके पास सचमुच मेघना को कॉकटेल बनाना सिखाने का वक्त नहीं था। उसे हमेशा से शिष्य लेना पसंद नहीं था। वो मेघना की बात से ज्यादा उत्साहित नहीं था। मेघना ने झुककर माफी मांगते हुए कहा, अभय, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मुझे माफ करें।
मैंने गलती से कहा था कि आपको कॉकटेल बनाना नहीं आता। कृपया मुझे माफ करें। उसका चेहरा सच्चाई से भरा था। उसे लगा कि अभय ने उसे शिष्य न बनाने की वजह यह थी कि उसने अभी अभी अभय का मजाक उड़ाया था और वो नाराज हो गया था। उसे माफी दिलाने के लिए उसने तुरंत माफी मांगी। अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए समझाया, मेघना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है और मैं तुम्हें कॉकटेल बनाना सिखाने का समय नहीं निकाल सकता। वो हमेशा व्यस्त रहता था और उसके पास करने को बहुत कुछ था। सचमुच उसके पास मेघना को सिखाने का वक्त नहीं था। अचानक मेघना अभय के पास आई और उसके गाल पर चूम लिया। उसने शर्माते हुए कहा, यह मेरा पहला चुंबन था। कृपया मुझे कॉकटेल बनाना सिखाएं। मैंने देखा ज्योति ने भी आपको ऐसे ही चूमा था। अभय हैरान रह गया। मुझे जबरदस्ती चूम लिया गया। वो शॉक्ड और परेशान था। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भले ही चूमा जाना खुशी की बात हो, लेकिन अपनी छोटी बहन के सामने किसी दूसरी औरत का चूमना अच्छा नहीं है। ज्योति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेघना को तीखी नजरों से घूरा। उसने अभय को अपना पसंदीदा शख्स मान लिया था और किसी और को उसे छूने की इजाजत नहीं थी। लेकिन वो दूसरी औरतों को अभय को पसंद करने से रोक नहीं सकती थी। ज्योति ने होंठ सिकोड़ते हुए सोचा, ये मेघना, मुझे पता था इसके इरादे ठीक नहीं हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहां ना आती। वो अपनी अच्छी दोस्त से बहुत नाखुश थी। मेघना ने शर्माते हुए कहा, अभय, क्या आपको लगता है एक चुंबन काफी नहीं है? वो मेरा पहला चुंबन था। अगर आपको लगता है कि ये कम है तो मैं और बार चूम सकती हूं। अभय को शिष्य बनाने के लिए वो फिर से चूमने को तैयार थी। ज्योति ने खूबसूरत भौहें सिकोड़ते हुए जलन भरे लहजे में कहा, अभय, मेघना को अपना शिष्य मान लो, वरना वो आपको चूम चूम कर मार डालेगी। उसके शब्दों में जलन साफ झलक रही थी, जिसने अभय को अजीब स्थिति में डाल दिया। मेघना के मुझे चूमने से तुम्हें क्या? तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम्हें जलन क्यों हो रही है? मेरे दोस्त जानते हैं कि तुम मेरी छोटी बहन हो, लेकिन बाकी लोग तो सोचेंगे कि तुम मेरी बीवी हो। तुमने हद कर दी। अभय ने देखा कि मेघना फिर से चूमने वाली है, तो जल्दी से कहा, मेघना, और चुंबन नहीं, मैं तुम्हें अपना शिष्य मान लेता हूं। वो नहीं चाहता था कि ज्योति और जलन में पड़ जाए। अभय को ज्योति की जलन से डर नहीं था, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो गुस्से में रूपा सिन्हा को सब बता न दे। तब तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। मेघना को और चूमने से रोकने के लिए अभय ने उसे कॉकटेल बनाना सिखाने का फैसला किया। मेघना ने उत्साह भरे चेहरे से कहा, थैंक यू गुरुजी। मुझे बताइए कि कामदेव का तीर कॉकटेल कैसे बनता है। उसने रेसिपी के लिए जरूरी सारी शराब निकाली और अभय को देखने लगी। अभय का बनाया 3 मिनट तक रहने वाला कामदेव का तीर कॉकटेल मेघना का सबसे बड़ा लक्ष्य था। एक बारटेंडर के तौर पर वो अभय को अपना आदर्श मान रही थी। अभय ने कहा, कामदेव का तीर बनाने और उसे कॉकटेल में 3 मिनट तक बनाए रखने के लिए ताकत और समय का सही नियंत्रण चाहिए। मैं तुम्हें दिखाता हूं, ध्यान से देखो। उसने एक लंबा ग्लास लिया और उसमें जरूरी शराब डाली। फिर उसने ग्लास को ऊपर नीचे किया। 5 मिनट बाद कॉकटेल तैयार था। मेघना न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि होशियार भी थी। वो जल्दी सीखती थी और अभय को एक बार करते देख तुरंत कॉन्सेप्ट समझ गई। 2 घंटे बाद अभय की सावधानी भरी हिदायत से मेघना कॉकटेल का दिल का आकार 2 मिनट तक बनाए रखने में कामयाब हो गई। भले ही ये अभय के 3 मिनट से कम था, लेकिन मेहनत और प्रैक्टिस से वो जल्द ही 3 मिनट वाला कामदेव का तीर कॉकटेल बना लेगी। अभय ने समय देखा और कहा, रात के 10 बज गए, मुझे घर जाना चाहिए। आखिरकार वो पिछले दिन घर नहीं गया था, जिससे शालिनी गुप्ता थोड़ी नाराज हो गई थी। उसे आज घर जाना जरूरी था। मेघना ने उदास चेहरे से कहा, गुरुजी, जब वक्त मिले मेरे बार में आइए। भले ही उसकी मुलाकात अभय से सिर्फ 2 घंटे पहले हुई थी,
वो उसका प्रशंसक बन चुकी थी। अभय ने हाथ हिलाकर कहा, हां, जरूर आऊंगा। उसने मेघना को अलविदा कहा और ज्योति के साथ ड्रीम बार से निकल गया। ज्योति ने जाने से पहले मेघना को घूरा और सोचा, ये मेघना ने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। वो बहुत गुस्से में थी और उसकी आंखों में नाखुशी थी। उसने अभय को ड्रीम बार इसलिए बुलाया था ताकि उसे नशे में धुत करके उसके करीब आ सके, लेकिन मेघना ने शिष्य बनने की जिद करके सारा वक्त बर्बाद कर दिया। वो अपनी इस दोस्त से स्वाभाविक रूप से नाराज थी, लेकिन वो मेघना को ये नहीं बता सकती थी कि वो अपने जीजा को लुभाने की कोशिश कर रही थी। ये सिर्फ उसे पता था और उसने इसे चुपके से प्लान किया था। पहले तो मर्द ही औरतों को परेशान करते थे। अभय को कभी नहीं पता था कि ज्योति उसे लुभाने की सोच रही थी। भारत की औरतें अब ज्यादा खुली सोच वाली हो गई थी। सर्दी की रात बहुत ठंडी थी। सड़क पर चलते हुए और आसपास देखते हुए अभय के दिमाग में ढेर सारे ख्याल आ रहे थे। उसे अचानक अपने वुल्फ टाइगर ग्रुप के साथियों की याद आने लगी। काफी वक्त हो गया था जब उन्होंने आखिरी बार बात की थी। ज्योति ने अपनी बड़ी चमकदार आंखें झपकाते हुए उत्सुकता से पूछा, जीजा, आप क्या सोच रहे हैं? अभय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं ज्योति, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। उसने अपने ख्याल ज्योति को नहीं बताए। वो उसका राज था। ज्योति सिन्हा ने होंठ सिकोड़ते हुए नखरे भरे अंदाज में कहा, जीजा, मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। वो अभय सिन्हा के उसे घर छोड़ने की बात पर अनमनी थी। अभय ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहा, नहीं चलेगा, मेरी बात मानो और घर जाओ, वरना अगली बार मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जाऊंगा। उसे ज्योति को सुरक्षित घर छोड़ना जरूरी था, क्योंकि वो उसे रूपा सिन्हा से लेकर आया था। अगर वो ऐसा न करता तो रूपा को जवाब देना मुश्किल हो जाता। ज्योति ने होंठ सिकोड़कर कहा, ठीक है, मैं घर चली जाऊंगी। उसने देखा कि अभय थोड़ा गुस्सा हो रहा था, तो आखिरकार घर जाने को राजी हो गई। अभय ने ज्योति के साथ टैक्सी पकड़ी और शाही महल की ओर चल पड़ा। आधे घंटे बाद उसने ज्योति को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। ज्योति के वहां होने की वजह से उसे रूपा के साथ रात बिताने का मन नहीं था। उसने रूपा से मिलकर बस अलविदा कहा और चला गया। रात के 11 बज रहे थे और शाही महल की विला में सिर्फ कुछ ही लाइट्स जल रही थी, जिसका मतलब था कि ज्यादातर लोग सो चुके थे। लेकिन मैंशन नंबर 13 अभी भी जगमगा रहा था। अभय ने घर की जलती लाइट्स देखकर चेहरा थोड़ा सिकोड़ लिया और सोचा, क्या शालिनी अभी तक सोई नहीं है? सर्दी की रात बहुत ठंडी थी और रात 11 बजे तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया था। शालिनी अभी तक क्यों नहीं सोई थी? क्या वो उसका इंतजार कर रही थी? ये सोचकर कि शालिनी उसका इंतजार कर रही होगी, अभय को थोड़ा गिल्ट महसूस हुआ। उसने तेज कदमों से विला की ओर बढ़ना शुरू किया। उसने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर लाइट और टीवी चालू थे और शालिनी सोफे पर सो चुकी थी। शालिनी ने सिर्फ पायजामा पहना था और टीवी देखते हुए अभय का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो गई थी, तो उसने इंतजार में टीवी देखना शुरू किया और अब बिना कुछ ओढ़े सो गई थी। अभय को डर था कि शालिनी को ठंड लग जाएगी, इसलिए उसने एक कमरे से कंबल लाकर उस पर डाल दिया। लेकिन उसकी इस हरकत से शालिनी जाग गई। उसने नींद भरी आंखें खोली और अभय को देखकर हैरानी से बोली, अभय, आप आ गए। वो बहुत खुश थी कि अभय वापस आ गया था। अचानक शालिनी ने मुंह खोला और छींक दिया। सर्दी में सिर्फ पतला पायजामा पहनकर सोफे पर सोने की वजह से उसे जुकाम हो गया था। अभय ने शालिनी को देखकर दुखी होकर कहा, शालिनी, अगली बार तुम जल्दी आराम कर लिया करो, मेरे इंतजार की जरूरत नहीं है। शालिनी ने होंठ सिकोड़ते हुए जिद भरे लहजे में कहा, नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरे पति हैं, जब तक आप घर नहीं आते मैं नहीं सोऊंगी। उसने अपनी जिद बरकरार रखी। अभय की पत्नी होने के नाते वो तब तक नहीं सोएगी जब तक उसका पति घर न लौट आए। शालिनी की बात सुनकर अभय की आंखें नम हो गई।
उसकी आवाज में अभय के लिए स्नेह साफ झलक रहा था। उसे पहले कभी किसी औरत ने ये नहीं कहा था कि वो उसके घर लौटने का इंतजार करेगी। अभय ने अपनी भावनाएं संभालते हुए स्माइल के साथ कहा, शालिनी, तुम्हें जुकाम हो गया है। मैं तुम्हारे लिए अदरक और गुड़ की चाय बनाता हूं। उसे एक देसी नुस्खा पता था। अदरक और गुड़ की चाय जुकाम के लिए बहुत अच्छी होती है। अभय किचन में गया। उसने पहले अदरक को टुकड़ों में काटा और उसे बर्तन में उबाला। फिर उसने थोड़ा गुड़ डाला और बर्तन को उबलने दिया। थोड़ी देर बाद एक कटोरी भाप वाली अदरक और गुड़ की चाय तैयार थी। अभय ने कटोरी शालिनी को देते हुए कहा, शालिनी, ये चाय लो। इसे पीकर रात भर सोने के बाद तुम बहुत बेहतर महसूस करोगी। शालिनी ने कहा, अभय, मुझे हिलने का मन नहीं है, मुझे पिलाओ। जुकाम की वजह से उसमें बिल्कुल ताकत नहीं थी, इसलिए उसने अभय से चाय पिलाने को कहा। अभय ने सिर हिलाया और चम्मच से शालिनी को बच्चे की तरह चाय पिलाने लगा। चाय पीने के बाद शालिनी को अपने शरीर में गर्माहट महसूस हुई, लेकिन अभी भी उसे कमजोरी लग रही थी। भले ही अदरक और गुड़ की चाय जुकाम के लिए बहुत अच्छी थी, इसका असर दिखने में 1 घंटा लगता था। शालिनी को इतना कमजोर और चक्कर खाता देख अभय को बहुत बुरा लग रहा था। उसे पता था कि शालिनी को रात में उसका इंतजार करने की वजह से जुकाम हुआ था। अगर सोचा जाए तो शालिनी की बीमारी की जिम्मेदारी अभय की भी थी। अगर वो पहले घर लौट आता तो शालिनी आराम कर सकती थी और उसे जुकाम न होता। अभय ने स्माइल के साथ कहा, शालिनी, अगर तुम्हें हिलने का मन नहीं है तो मैं तुम्हें बिस्तर तक ले जा सकता हूं। शालिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। वो थोड़ा शर्मा रही थी। सच कहें तो शालिनी को पहले मर्दों से नफरत थी, क्योंकि उसे साफ सफाई की बहुत सनक थी। लेकिन अभय के साथ वक्त बिताने के बाद उसका ये नजरिया बदलने लगा था और वो उसे स्वीकार करने लगी थी। भले ही वो अब अभय से नफरत नहीं करती थी, फिर भी उसके साथ सोना अभी मुमकिन नहीं लगता था। उनकी शादी के बाद से हमेशा ऐसा रहा था कि शालिनी दूसरी मंजिल पर रहती थी, जबकि अभय पहली मंजिल पर। वो कभी शालिनी के कमरे में नहीं गया था। अब उसे शालिनी को बिस्तर तक ले जाने की वजह से उसके कमरे में जाने का मौका मिलेगा। शालिनी के दिमाग में अभी भी उलझन थी। वो नहीं चाहती थी कि अभय उसके कमरे में आए, लेकिन उसे सोना था और उसमें हिलने की ताकत नहीं थी, तो उसके पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार शालिनी ने अभय को अपने कमरे में ले जाने की इजाजत दे दी। आखिर वो उसका पति था। उसकी अभय के बारे में अच्छी राय थी और वो धीरे धीरे उसे स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी। अगर वो उसे मना करती तो उसका दिल दुखता। शालिनी के इजाजत देने पर अभय थोड़ा उत्साहित हो गया। ये पहला मौका था जब उसे दूसरी मंजिल के कमरे में जाने का मौका मिलेगा। अभय ने अपनी बाहें शालिनी की कमर के नीचे डाली और उसे गोद में उठाकर दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा। शालिनी का फिगर बहुत अच्छा था। उसकी कॉलरबोन नुकीली थी, त्वचा कश्मीरी जेड सी चिकनी थी, उसकी छाती भरी हुई थी, कूल्हे सख्त थे और टांगे लंबी और सीधी थी। उसका पूरा शरीर दूध सी गोरी थी। शालिनी को गोद में लेकर कमरे तक ले जाते हुए अभय उसकी खूबसूरती का मजा ले रहा था। शालिनी से एक हल्की सी नेचुरल खुशबू आ रही थी, जो अभय के नाक में गई और उसे उत्तेजित कर रही थी। शालिनी अभी भी कुंवारी थी, इसलिए उसमें एक खास तरह की खुशबू थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और उसके गाल लाल सेब की तरह चमक रहे थे, जो उसकी शर्मिंदगी दिखा रहे थे। वो शर्म की वजह से अभय की बाहों में सिर छिपा रही थी, क्योंकि वो उसे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसकी शर्मिंदगी अभय को और आकर्षित कर रही थी। अभय दूसरी मंजिल से ज्यादा वाकिफ नहीं था, क्योंकि वो पहले कभी वहां नहीं गया था। जब उसने मोड़ लेने की कोशिश की तो अचानक उसका एक कदम चूक गया और उसका पूरा शरीर एक तरफ झुक गया।
उसकी बाहों में मौजूद शालिनी जमीन पर गिरने वाली थी। अभय ने सोचा, अरे, मैं शालिनी को जमीन पर नहीं गिरने दे सकता। उसने अपने शरीर को संभाला और शालिनी को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन इस कोशिश में उसने इतना जोर लगाया कि उसका सिर भी आगे झुक गया। गलती से उसके होंठ शालिनी के नरम, लाल होठों से टकरा गए। वो दोनों चूम रहे थे। शालिनी गुप्ता ने शर्म और हल्के गुस्से से अपनी आंखें बड़ी कर ली जब अभय उसे चूम रहा था। सचमुच, ये मुझे ऐसे कैसे चूम सकता है? ये सोचते ही शालिनी का चेहरा लाल हो गया। अभय सिंह इस मौके को कैसे छोड़ सकता था जब वो पहले से ही चूम रहे थे। उसने शालिनी के होठों को थोड़ा लालच से दबाया और उसकी मिठास और खुशबू का मजा लेने लगा। ये बेवकूफ पति मुझे तंग करना ही जानता है। शालिनी कुछ कहकर विरोध करना चाहती थी, लेकिन उसमें अभी ताकत नहीं थी। अभय की मर्दानी खुशबू से घिरी होने की वजह से वो आखिरकार हार मान गई और चुंबन का मजा लेने लगी। सचमुच चूमना काफी अच्छा था, इतना कि दोनों उसमें डूब गए। जिन्होंने कभी कोशिश नहीं की वो कभी नहीं जान पाएंगे कि ये कितना कमाल का है। अभय ने लंबे वक्त बाद शालिनी के होठों से अपने होंठ हटाए और स्माइल के साथ कहा, शालिनी, आपके होंठ बहुत मीठे हैं। उसे पता चला कि शालिनी की सांसें थम रही थी। शालिनी के होंठ गुड़ की तरह मीठे थे। वो और चूमना चाहता था, लेकिन शालिनी बीमार थी, इसलिए दया के मारे उसने उसे छोड़ दिया। शालिनी का चेहरा लाल था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कहा, अभय, अभी रात के 12 बज गए हैं। मुझे दूसरी मंजिल के मेरे कमरे में ले चलिए। मुझे कल काम पर जाना है। अभय ने वक्त देखा और सचमुच आधी रात हो चुकी थी। उसे पता था कि शालिनी को बॉस होने के नाते सारा दिन व्यस्त रहना होगा और कई काम निपटाने होंगे, इसलिए उसने उसे दूसरी मंजिल के कमरे में ले जाने का फैसला किया। शालिनी का कमरा सफेद और सादा था, जैसा उसका स्वभाव, ठंडा और सख्त। कमरे में सजावट के नाम पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक बेड, उसके पास एक नाइट स्टैंड, एक अलमारी और एक जूते की रैक थी। बस इतना ही। बेड के पास कुछ चीजें रखी थी, बिजनेस मैनेजमेंट, अर्थशास्त्र, फैशन और ज्वेलरी की किताबें। लगता था शालिनी को पढ़ाई बहुत पसंद थी और वो हर रात सोने से पहले पढ़ती थी। पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक कुछ ही मीटर थे, लेकिन शालिनी थकान की वजह से कमरे तक पहुंचने से पहले ही सो गई। अभय को शालिनी के लिए बहुत दुख हुआ। उसे पता था कि उसने अपने दादाजी से मिली कंपनी के लिए बहुत वक्त और मेहनत कुर्बान की थी। उसने वादा किया था कि वो कंपनी को मशहूर बनाएगी। अभय ने शालिनी को धीरे से बेड पर लिटाया और कंबल से ढक दिया। सोते हुए भी शालिनी बहुत खूबसूरत थी। उसके गोरे और लाल गाल पानी की तरह नरम लग रहे थे, बिना किसी दाग के। उसकी नाक सीधी और ऊंची थी और होंठ चेरी की तरह लाल थे। उसका फिगर तो और भी कमाल का था। उसके पायजामे से उसकी छाती हल्की दिख रही थी, कमर पतली और नाजुक थी और टांगे किसी मॉडल से भी बेहतर थी। अभय उत्तेजित हो गया और बेड, किचन या डेस्क पर शालिनी के साथ वक्त बिताने की चाह को मुश्किल से रोक पाया। लेकिन उसे पता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शालिनी बीमार थी। वो उसकी कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता था। अगर करना भी हो तो शालिनी के होश में और उसकी मर्जी से। अभय शालिनी की बहुत इज्जत करता था और उसे प्यार करता था, भले ही वो शादीशुदा थे। अभय ने दरवाजा हल्के से बंद किया और चला गया। उसे नहीं पता था कि जाने से पहले शालिनी मुस्कुरा रही थी। वो अपने सपने में उसे देख रही थी। सचमुच अभय को नहीं पता था कि वो शालिनी के लिए कितना अहम हो गया था। शालिनी उसे अपनी मां और दादाजी जितना कीमती मानती थी, इसलिए वो आधी रात तक उसका इंतजार करने को तैयार थी। एक औरत तभी किसी मर्द का सोने से पहले इंतजार करती है जब वो उससे प्यार करने लगती है। चूंकि रात 12 बज चुके थे, अभय को भी नींद आ रही थी।
उसे पहली मंजिल के अपने कमरे में लौटना था। वो वुल्फ टाइगर ग्रुप से संपर्क करने और वुल्फ क्षेत्र की स्थिति जानने की सोच रहा था। आखिरकार उसकी गैरमौजूदगी में ग्रुप को परेशानी हो सकती थी, क्योंकि वो ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत था। लेकिन कमरे में पहुंचते ही, कंप्यूटर छूने से पहले ही, थकान की वजह से अभय बेड पर सो गया। अगले दिन सुबह सूरज निकल आया। मौसम बहुत खूबसूरत था। अभय सुबह जल्दी उठा और ड्राइंग रूम में गया। उसने टेबल पर एक टोस्ट और एक ग्लास दूध देखा। साथ में एक कागज का नोट था। टोस्ट और दूध शालिनी ने तैयार किया था। वो काम पर जा चुकी थी। शालिनी हमेशा मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित थी। भले ही उसे जुकाम था और रात देर तक जागी थी, वो सुबह जल्दी उठकर काम पर चली गई थी। कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, उसकी मेहनत और लगन ही वजह थी कि वो कंपनी को दिवालिया होने से बचाकर सैकड़ों करोड़ की नेटवर्थ तक ले गई थी। वो सबसे ज्यादा मेहनत करती थी। अभय ने नाश्ता खत्म किया और मैंशन से निकलकर हिम शिखर कॉरपोरेशन की ओर चल पड़ा। हिम शिखर कॉरपोरेशन, सेल्स डिपार्टमेंट। ये पुलिस वाले यहां क्या कर रहे हैं? हमारे डिपार्टमेंट में किसी ने कुछ गलत तो नहीं किया ना? वो महिला पुलिस वाली बहुत खूबसूरत लग रही है। उसने कहा वो अभय को ढूंढ रही है। क्या उसने कुछ गलत किया? शायद नहीं। वो ऐसा शख्स नहीं लगता जो मुसीबत खड़ी करे। ऑफिस में लोग आपस में चर्चा करने लगे। जाहिर था कि वो उस खूबसूरत महिला पुलिस वाली और अभय के बारे में बात कर रहे थे। सब उस पुलिस वाली को देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत आकर्षक थी। लेकिन शालिनी उसके ठीक बगल में खड़ी थी। शालिनी कंफ्यूज थी और उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। वो सोच रही थी कि वो अभी अभी ऑफिस पहुंची थी और ये पुलिस वाली दो पुलिस वालों के साथ अभय से मिलने क्यों आई। उसने शांत लेकिन सतर्क लहजे में कहा, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम माया राठौर है। मैं क्रिमिनल पुलिस टीम की हेड हूं। मैं इस बार अभय सिन्हा के लिए आई हूं। शालिनी ने कहा, माया जी, अभय अभी ऑफिस नहीं आया है। आप मुझे बता सकती है कि क्या हुआ? उसे नहीं पता था कि माया अभय के लिए क्यों आई थी। अगर वो उसे पकड़ने आई थी कि उसने कुछ गलत किया, तो शालिनी उसे कभी नहीं बताएगी कि वो कहाँ है। अभय उसका पति था, उसे उसकी रक्षा करनी थी। माया ने स्माइल के साथ कहा, शालिनी जी, क्यों ना हम अभय के आने तक इंतजार करें। उसने और कुछ नहीं कहा, जिससे शालिनी को शक हुआ। आसपास के लोग चर्चा करते रहे। कुछ ने कहा कि अभय ने जरूर कोई मुसीबत खड़ी की होगी, तो कुछ ने इससे इनकार किया। इससे शालिनी और परेशान और गुस्से में आ गई।